दोस्तों, शुरुआत करते हैं और शुरुआत में जरूरत इस बात की है कि हम नारा लगाएं, इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। यहां जब मैं पहुंचा और मैंने ये खूबसूरत को देखा, ये बीच में शायद जरूरत पड़े, गला कुछ गड़बड़ हो रहा है। इनकलाब को भी चाय की जरूरत पड़ जाती। मैंने यहां जब देखा तो ऊपर एजुकेशन, उसके नीचे कल्चर और उसके नीचे ह्यूमैनिटी, और हम इसको बचाने की बात कर। मैं ये समझता हूं कि ये सोचना समझना खाली सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा। हमारे लिए सोचना और समझना जरूरी है कि अगर एजुकेशन खत्म कर दी जाए, अगर एजुकेशन के ऊपर हमला हो, तो फिर वो इंसानियत के ऊपर हमला है। और अगर कल्चर को खत्म तो शायद कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर उसको तोड़ मरोड़ के इंसानों के बीच में पेश किया जाए लगातार, तो वो भी इंसानियत के ऊपर हमला है। और ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि इस एजुकेशन और कल्चर, सभ्यता, इनके बीच में जो रिश्ता है, इसको हम पूरी तरह से समझें। मैंने अक्सर ये देखा है दोस्तों कि वो शायरी हो, नृत्य हो, म्यूजिक हो, कविताएं हो, कुछ कहानियां हो, कोई नॉवेल हो, जब हम इनको देखने की कोशिश करते हैं तो उन्हें हम बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। ये अलग बात है कि हमारे मुल्क ने एक दौर देखा है जिसमें हमें ये मालूम है कि PWA, पीपुल्स राइटर्स एसोसिएशन, और इफ्ता लोगों की मानसिकता को बदलने में बहुत कारगर थी और उनकी धार बड़ी पैनी थी। लेकिन वो दौर धीरे धीरे खत्म हुआ। पर हमें ये भी देख लेना चाहिए एक बार, जिसका जिक्र मैं बाद में भी करूंगा, कि 2014 के बाद जो इस देश में बदलाव आया, उसमें याद रखना चाहिए कि सबसे पहला हमला लेखकों और बुद्धिजीवियों के ऊपर था। उनको अवार्ड वापसी गैंग का मेंबर बताने लगे थे। और मुझे ये फख्र है कि जर्मनी जैसी जगह भी हमें ये मिसाल नहीं मिलती कि 500 से ज्यादा हमारे देश के लेखकों और बुद्धिजीवियों ने अपने अवार्ड वापस किए। वो पहले थे खतरे को पहचानने वाले। मैं इस बात के ऊपर लौट करके आना चाहूंगा। मुझसे कहा गया है कि मैं 5-10 मिनट बातचीत करूं। जब आपको लगे कि बंद कर देना चाहिए तो हाथ उठा दीजिए। दोस्तों, जर्मनी की एक जेल में बैठा हुआ एक पादरी एक नज्म लिखता है छोटी सी, और उसकी शुरुआत होती है, और आप सब ने सुनी है वो, मुझे पूरा यकीन है। उसकी शुरुआत होती है कि जब वो कम्युनिस्ट के लिए आए तो मैं नहीं बोला क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। और वो नज्म आगे बढ़ी। वो नज्म अब से 70 साल पहले लिखी हुई एक छोटी सी नज्म, और दुनिया के हर कोने में वो एक जिंदा नज्म की तरह से, एक जिंदा कविता की तरह से आज भी मौजूद। आज भी दुनिया की लगभग हर जबान में इस नज्म का, इस कविता का अनुवाद हो चुका है, ट्रांसलेशन हो चुका है।
हमारे यहाँ उसको बदल करके कोई नया नौजवान उठता है, कुछ अगला अलग तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके, कुछ अलग तरह के उसको सूरत और शेप दे करके नज्म का इस्तेमाल करता है। अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो फैज अहमद फैज की लगभग 30-40 साल पहले लिखी हुई एक नज्म, एक कविता एकदम से हिंदुस्तान में जिंदा हो जाती है, हमारे देश में जिंदा हो जाती है। और वो भी आपने गाई होगी, सुनी होगी या पढ़ी होगी। और उसके ऊपर जैसे पाकिस्तान में हमला हुआ था, यहां भी हमला हुआ। वो नज्म है, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन गए जिसका वादा है, जो लौह अज़ल में लिखा है। इस नज्म में मैंने गिनना शुरू किया तो मुझे 132 शब्द मिले। ये नज्म पाकिस्तान में फैज अहमद फैज मौजूद नहीं थे। वो जिसको जेला वतनी हिंदी में कहते हैं, सेल्फ एक्साइल इंग्लिश में कहते हैं, उसमें चले गए थे और वो यूरोप में थे। इकबाल बानो ने उनकी बर्थडे के दिन गाने का फैसला किया। ऐसा ही हॉल था, शायद इससे बड़ा, और वहां पाकिस्तान में साड़ी पहनने के ऊपर पाबंदी थी। हमारे यहां भी आपको याद होगा कि जो फैशिस्ट फोर्सेस हैं, उन्होंने पहनने के ऊपर कितना हंगामा किया था। आजकल कुछ कम है, लेकिन लड़कियां जीन्स नहीं पहनेंगी, ये नहीं पहनेंगी, वो नहीं पहनेंगी, हिजाब नहीं पहनेंगी, ये सब कुछ हुआ है हमारे देश में। वहां पर जमाते इस्लामी और वहां के डिक्टेटर की तरफ से ये फरमान था कि साड़ी नहीं पहनी जाएगी, ये हिंदुओं का लिबास है। यहां हमारे यहाँ हिजाब मुसलमानों का लिबास है। एक कपड़ा कैसे मुसलमान और हिंदू होता है, वो हमें देखना चाहिए। बहरहाल इकबाल बानो ने ये साड़ी पहनी और वो काली साड़ी पहनी और ये गाना शुरू किया, और पूरे के पूरे हॉल में एक हंगामा खड़ा हो गया। जैसे जैसे ये नज्म आगे बढ़ी और वो गाती गई, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगने लगे। इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने वालों के साथ तबले वाले ने तबला बजाना शुरू कर दिया, इकबाल बानो की लय छोड़। और मैं ये आपको कहानी ऐसी नहीं सुना रहा जो आप कंफर्म नहीं कर सकते, वो रिकॉर्डिंग इंटरनेट के ऊपर मौजूद, आप देख सुन लें उसे। और फिर ये हुआ कि वहां लगभग 5,000 की कैपेसिटी थे, उससे कहीं ज्यादा लोग इकट्ठा थे। वो अलग अलग एस्टिमेट मिलते हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहता, पर इनमें से ज्यादातर लोग अरेस्ट कर लिए पाकिस्तान। मेरे एक दोस्त जो फिजिसिस्ट हैं, प्रोफेसर, वो उसमें मौजूद थे, और उन्होंने मुझको बताया कि जैसे ही वो घर पहुंचे तो एक उनके मिलिट्री के दोस्त ने उनसे कहा कि आज रात घर मत सोना, अरेस्ट हो रही है जो लोग इस प्रोग्राम में गए थे। तो वो 3 दिन तक अपने घर नहीं सोए। मेरे सामने बहुत बड़ा सवाल है और आपके सामने भी ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वजह है कि एक नज्म 70 साल तक जिंदा रहती है, दुनिया के हर कोने में पहुंचती है, जर्मनी से, जर्मन लैंग्वेज से वो ट्रांसलेट होती है और दुनिया की सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होती है। क्या वजह है कि 32 शब्द किसी एक शायर के
किसी एक कवि के इतना डरा और सहमा देते हैं सत्ताधारियों को कि वो उनको सुनने की वजह से, लिखने की बात तो अलग है, फैज साहब लिख करके चले गए अपने देश से बाहर, गाने की बात भी अलग है, काली साड़ी पहन करके, वो तो प्रोटेस्ट था ही, लेकिन सुनने वालों के ऊपर भी गाज गिरती। तो एक तरफ तो ये बात बहुत साफ है कि फैज साहब का ये नज्म लिखना एक इनकलाबी क्रिया थी, एक इनकलाबी एक्ट था, इट वॉज अ रेवोल्यूशनरी एक्ट। इकबाल बानो का ये गाना वॉज अ रेवोल्यूशनरी एक्ट, पर फैज साहब की लिखी हुई नज्म, इकबाल बानो की गाई हुई नज्म का सुनना भी अपने अंदर एक इनकलाबी एक्ट। ये नज्म सरहद पार करती है और 30-40 साल बाद सीए मूवमेंट की दौरान मुल्क के अलग अलग हिस्सों में गाई जाती, और आईआईटी कानपुर के एक साहब की तरफ से इसके ऊपर हमला किया जाता है कि इसमें अल्लाह का शब्द आया है और इसके गाने वाले एंटी नेशनल हैं। जब जब किसी को एंटी नेशनल कहा जाए तब समझ लीजिए कि वो इनकलाबी है। और जब आपको एंटी नेशनल कहा जाए, चाहे छोटे पैमाने पर चाहे बड़े पैमाने के ऊपर, ये समझ लीजिए कि आपको एक तमगा मिल गया, आप ट्रूली नेशनलिस्ट। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि वो लोग जो एंटी नेशनल होने का तमगा बांटते फिर रहे हैं सबको, वो एंटी नेशनल है। ये याद रखना चाहिए कि जर्मनी के अंदर जब इसके ऊपर बहस हो रही थी कि किस तरह से प्रोपेगेंडा किया जाए, तो गोएबल्स का कहना था कि जो जुर्म तुम करने जा रहे हो, जुर्म के करने से पहले उसका इल्जाम दूसरों पर लगाना शुरू कर दो। और 2014 के बाद लगातार दूसरों के ऊपर फैशिस्ट फोर्सेस ने दूसरों के ऊपर वो इल्जाम लगाए हैं जो जुर्म उन्होंने खुद किए। ये घटता हुआ आज हमारी आंखों के सामने हिंदुस्तान में हो रहा है, हमारे देश के अंदर हो रहा है। तो दोस्तों, मैं इस नज्म के ऊपर इतना जोर क्यों दे रहा हूं और लगातार देता रहा हूं, और इन दो नज्मों को, इन दो कविताओं के बारे में लगातार क्यों बोलता रहा हूं, इसलिए कि ये बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं इस बात की कि कभी कभी हम प्रोग्रेसिव लोग, हम रेवोल्यूशनरी लोग ये भूल जाते हैं कि कला और कल्चर का लोगों की मानसिकता बदलने में कितना बड़ा हाथ होता है। हम भूल जाएं। हम हो सकता है कि एक ग्रुप से यहां कहें कि भाई प्रोग्राम शुरू होने में देर है, इसलिए तुम गाना गाना शुरू कर दो, इसलिए नहीं कि तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, हमें गाना सुनना है और गाना इसका हिस्सा होना चाहिए, इसलिए नहीं कभी सम्मेलन किया जाए कि कभी सम्मेलन की बेहद अहमियत है, इसलिए नहीं कि वो किताबें जिनके अंदर कहानियां लिखी हैं प्रेमचंद वगैरह ने, वो यहां रखी जाएं कि उनकी अहमियत है, बल्कि किताबें होनी चाहिए प्रेमचंद को रख। हम ये कभी कभी भूल जाते हैं कि क्या अहमियत है, पर ये याद रखिए कि फैशिस्ट कभी नहीं भूलते। और इसलिए
उनका सबसे पहला और बड़ा हमला बुद्धिजीवियों, कलाकारों, कवियों, लेखकों, फिल्म मेकर्स के ऊपर आता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि ज्यादातर लोग मुझसे जब सवाल पूछते हैं कि साइंटिस्ट इतने संकीर्ण क्यों होते, उनके अंदर साइंटिफिक टेम्पर नहीं दिखाई देता। साइंटिस्ट सबसे ज्यादा रिएक्शनरी क्यों होते हैं? जवाब बिल्कुल साफ है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं एजुकेशन सिस्टम और कल्चर का बेहद गहरा ताल्लुक। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो साइंटिस्ट या साइंस पढ़ने वाले, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इन सबको कल्चर से दूर कर देगा। मैं ये समझता हूं कि मेरी खुशकिस्मती रही है ऐसे माहौल में पला बढ़ा कि साइंस तो की, साइंस ने मुझे साइंटिफिक टेम्पर उतना नहीं सिखाया। साइंस जरूरी थी, साइंटिफिक टेम्पर के लिए जरूरी होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि साइंस जरूरी नहीं होती, लेकिन साइंटिफिक टेम्पर के लिए कुछ और भी चाहिए, और वो हमें कल्चर से मिलता है, वो हमको लेखकों से मिलता है। ये साइंटिफिक टेम्पर मैंने कम से कम उन लेखकों से सीखा है जिनका अभी जिक्र हुआ, और वो इसलिए बड़े हैं। काजी नजरुल इस्लाम की विद्रोही, प्रेमचंद्र का ठाकुर का कुआं, सादत हसन मंटो का ठंडा गोश्त, इसमें चुगताई की टेढ़ी लकीर, ये ऐसी किताबें हैं जो आपको साइंटिफिक टेम्पर सिखाती। आपको फैज अहमद फैज हो या साहिर लुधियानवी हो, साइंटिफिक टेम्पर सिखाते। और इसलिए मैं AIDSO को बेहद मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज की शाम आयोजित की। और आप ये नहीं भूले कि रेवोल्यूशनरी लड़ाई में, रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल में, इनकलाब की तरफ एक कदम बढ़ाने में हम पीछे रह जाएंगे अगर हम कल्चर में पीछे रह गए। एक और परेशानी है कल्चर के साथ, और उसके बाद मैं बात खत्म करता हूं, कि कल्चर एंटरटेनमेंट नहीं है। कल्चर एंटरटेनमेंट से ऊपर उठी हुई एक चीज है। बर्तोल्ट ब्रेख्त का ये खूबसूरत कोटेशन है। वो ये कहते हैं कि कल्चर जो है, जो लिटरेचर है, वो समाज का आईना नहीं। अक्सर ये कहा जाता है कि लिटरेचर समाज का आईना होता है, पर हमें ये याद रखना चाहिए कि लिटरेचर समाज का सीधा साधा आईना नहीं होता। वो जो समाज की तस्वीर हमारे सामने पेश करता है, उसके अंदर कभी कभी उम्मीद होती है, कभी कभी उसके अंदर डांट होती है, कभी कभी उसके अंदर जो बदबू पूरी मौजूद है समाज के अंदर वो होती है। तो वो प्रिज्म ज्यादा है, सिर्फ आईना नहीं। तो जो कुछ रेज हैं उनको हमारे सामने हमेशा बदल कर पेश करता है। और बड़ा कल्चर, अहम कल्चर, अहम राइटिंग्स हमारे सामने एक बेहतर दुनिया का तस्वुर हमेशा पेश करता है।
ठाकुर का कुआं नज्म जिसकी कहानी आपको सिर्फ ये नहीं बताता कि हमारे कल्चर के अंदर कितनी खिलाजत है, कितनी गंदगी है, कितना दमन है और औरत की क्या हालत है। वो बदबूदार पानी हमारा कल्चर है जिसका जिक्र प्रेमचंद करते हैं और वो हमें इस तरफ ले जाता है कदम बढ़ाने की कि हम एक बेहतर समाज की कल्पना कर सकें। हम ये कह सकें कि हमारे कल्चर के अंदर, हमारे सोसाइटी के अंदर कितनी गंदगी मौजूद है और इस गंदगी को साफ करने के लिए पहले समझना जरूरी है, फिर सफाई करना। सफाई करना रेवोल्यूशन है, लेकिन वो बिना समझे हुए नहीं आ सकता। इसलिए हमें लगातार लिटरेचर की तरफ वापस लौटना पड़ेगा, हमें लिटरेचर पैदा करना पड़ेगा, हमें रेवोल्यूशनरी लिटरेचर पैदा करना पड़ेगा। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को निभाने से अगर हम चूकेंगे तो फिर वही गलीज लिटरेचर पहुंचेगा अवाम तक जो आज पहुंच रहा है। आरएसएस को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। आरएसएस को प्रॉब्लम है तो रेवोल्यूशनरी लिटरेचर से। मुझसे ज्यादा आप जानते हैं कि किस तरह से प्रेमचंद की किताबें लाइब्रेरी से हटाई जा रही हैं, किस तरह से हमारे लेखकों की किताबों को लगातार कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से हटाया गया है, कोर्स से हटाया गया है। दोस्तों, ये जिम्मेदारी कि हम बेहतरीन कल्चर पैदा करेंगे, ये नई नस्ल की है। हर जमाने में नई नस्ल की होती है, अब भी ये जिम्मेदारी आपकी जिम्मेदारी है। मुझसे जब ये कहा जाता है कि नई नस्ल तो पैसे के पीछे भाग रही है, नई नस्ल को तो कोई लेना देना नहीं है समाज से, नई नस्ल का कोई यकीन नहीं है रेवोल्यूशन के अंदर, नई नस्ल किस तरह की म्यूजिक सुनती है वो सुनी भी नहीं जाती वगैरह, और मैं ये सुन सुन के थक गया हूं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि नई नस्ल का एक बड़ा हिस्सा हमेशा आइडियलिज्म में डूबा हुआ होता है और वो आइडियलिज्म उस सेक्शन को नई नस्ल की सोसाइटी के प्रेरित करता रहता है क्रिएटिव एनर्जी को लगातार रिलीज कर। और जब मूवमेंट खड़ा होता है तब वो नई नस्ल अपनी जिम्मेदारी पूरी करती है। सीए मूवमेंट के दौरान और किसानों के मूवमेंट के दौरान अगर एक नजर डालें तो कितने खूबसूरत नारे गढ़े थे नई नस्लों ने। नई नस्लों ने हमारा सर ऊंचा किया था बेहद खूबसूरत कविताएं लिखकर। तो ये कहना कि नई नस्ल को इस देश में जो कुछ हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, ये हमें कम से कम बंद कर देना चाहिए। हम जो अपने को रेवोल्यूशनरी कहते हैं उनको तो कम से कम ये बंद कर देना चाहिए। नई नस्ल यहां मौजूद है और इस बात की गवाही दे रही है कि उसका लेना देना है इस मुल्क से। मैं ये समझता हूं कि आज ही नहीं, आप आने वाले वक्तों में भी अपने संघर्षों में इस जिम्मेदारी को पूरा करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अब ज्यादा वक्त न लेते हुए आज के इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं और मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगी वेस्ट बंगाल के टीम को, वे आए और सर दो नज़में सुना देता हूँ एक के बाद एक, जो लिखी थी मैंने। बहुत शुक्रिया। साजिश। जब साजिश हादसा कहलाए और साजिश करने वालों को गद्दी पे बिठाया जाने लगे, जमहूर का हर एक नक्श कदम ठोकर से मिटाया जाने लगे, जब खून से लथपथ हाथों में इस देश का परचम आ जाए, जब आग लगाने वालों को गद्दी पे बिठाया जाने लगे, जब कमजोरों के जिस्मों पर नफरत की सियासत रक्स करे और इज्जत लूटने वालों पर खुद राज सिंहासन फख्र करे, जब नफरत भीड़ के भेष में हो और भीड़ हर एक चौराहे पर कानून को अपने हाथ में ले, जब मुंसिफ सहमे सहमे हों और मांगे भीख हिफाजत की, ऐवान सियासत, पार्लियामेंट हाउस, ऐवान सियासत में पैहम, रिपीटेडली, ऐवान सियासत में पैहम जब धर्म के नारे उठने लगे और मंदिर मस्जिद गिरजा तक हर एक पहचान सिमट जाए, जब लूटने वाले चैन से हों और बस्ती बस्ती भूख उगे, जब काम तो मांगे हाथ मगर कुछ हाथ ना आए हाथों के और खाली खाली हाथों में शमशीर थमाई जाने लगे। आप यहाँ त्रिशूल भी कर सकते हैं, पत्थर भी कर सकते हैं। और खाली खाली हाथों में शमशीर थमाई जाने लगे, तब समझो हर एक घटना का आपस में गहरा रिश्ता है। ये धर्म के नाम पे साजिश है और साजिश बेहद गहरी है। तब समझो मजहब और धर्म नहीं, तहजीब लगी है दाव पर, रंगों से भरे इस गुलशन की तकदीर लगी है दाव पर। तब उठो, तब समझो मजहब और धर्म नहीं, तहजीब लगी है दाव पर, रंगों से भरे इस गुलशन की तकदीर लगी है दाव पर। तब समझो कहना लाजिम है। आखिरी की लाइनें भूल रहा हूं इसमें, तो अगली नज़म सुनाता हूं। अगली नज़म जो सुनाने जा रहा हूं ये मैंने बहुत जगह पढ़ी है और इसलिए पढ़ रहा हूं कि ये हम सब का 2014 के बाद का एक्सपीरियंस दर्शाती। मुझे ये मालूम है कि आप में से हर एक के साथ ये हुआ होगा कि इस बीच में किसी ना किसी बड़े ने या दोस्त ने या साथी ने या टीचर ने आपसे कहा होगा जरा संभल के, थोड़ा ध्यान रखो, ये मत लिखो, वो मत कहो, वगैरह वगैरह। जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें कुछ भी न कहो, जब सब ये कहें है वक्त बुरा, जब सब ये कहें ये वक्त नहीं बेकार की बातें करने का, जब सब ये कहें कुछ सोचो तो, जब सब ये कहें कुछ समझो तो, जब सब ये कहें कलियों का चटकना क्या कम है, फूलों का महकना क्या कम है, शाखों का लचकना क्या कम है, बिंदिया का चमकना क्या कम है, जुल्फों का बिखरना क्या कम है, प्यालों का छलकना क्या कम है। जब इतना सब है कहने को, जब इतना सब है कहने को, जब इतना सब है लिखने को, क्या जिद है कि ऐसी बात करो जिस बात में खतरा जान का हो। क्या जिद है कि ऐसी बात करो जिस बात में खतरा जान का हो। जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें कुछ भी न कहो, तब समझो पतझड़ रुत आई, तब समझो मौसम धार का है, तब सहमी सहमी रूहों को ये बात बताना लाजिम है, आवाज उठाना लाजिम है,
हर कर्ज चुकाना। आवाज उठाना लाजिम है, हर कर्ज चुकाना लाजिम है। जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें कुछ भी ना कहो, तब समझो कहना लाजिम है, मैं जिंदा हूं, सच जिंदा है, अल्फाज अभी तक जिंदा है, अल्फाज अभी तक